Good evening to all. Welcome back in this lecture. तो आई होप आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो। कल हम लोग उन क्वांटिटीज की चर्चा कर रहे थे, उन फिजिकल क्वांटिटीज की चर्चा कर रहे थे जिनकी विमाएं मतलब डायमेंशंस सेम होती है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हम लोगों ने देखी थी। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो जैसे कुछ क्वांटिटीज तो मैंने लिखाई थी जो डायमेंशन लेस होती है, और इन सब की जो विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, या जो इनका फॉर्मूला होता है, ये सब हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो इन सब क्वांटिटीज के डिस्कस करने के बाद अगली क्वांटिटी है द्रव्यमान व जड़त्व, इंग्लिश में बोलते हैं मास और इनर्शिया। तो देखो, मास और इनर्शिया एक ही बात है, ये अलग अलग काउंट नहीं होते हैं बेटा। तो जो मास की डायमेंशन है वही इनर्शिया की डायमेंशन होती है। मास मतलब मास होता है, तो मास के पास तो केवल एक एम होता है, बाकी एल का कोई रोल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। मास टी का कोई रोल नहीं है, इसलिए वो भी मास से इंडिपेंडेंट है। दूसरा है संवेग व आवेग, इम्पल्स और मोमेंटम। अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, और अल्टीमेटली आप ये जानते हो कि इसको हम लोग लिखते हैं, m मतलब किलोग्राम में होता है, v मतलब मीटर पर सेकंड होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो इसका डायमेंशन बनता है m1 l1 t माइनस वन, क्योंकि m1 मतलब एक मास है, l1 मतलब कि एक लेंथ है, और अपॉन सेकंड है मतलब कि टाइम इंटरवल, टाइम है इसके पास में बेसिकली। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास इम्पल्स होती है। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, आवेग। अब इम्पल्स आवेग जो होता है, जिसे हम आई बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग फोर्स को हम लोग जानते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड वापस से वही डायमेंशन बचेगी जो यहाँ पर थी। इसका मतलब यही डायमेंशन इम्पल्स की, यही डायमेंशन मोमेंटम की है। ठीक है, एक ही डायमेंशन है। नेक्स्ट डायमेंशन जो है वो है प्रणोद, जिसे बोलते हैं थ्रस्ट, बल मतलब कि फोर्स। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या होता है ये समझते हैं। बल क्या होता है वो आप जानते हो। भार मतलब होता है वेट, वेट क्या होता है ये भी आप जानते हो, W इज इक्वल टू एम जी, और फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो वो एक ही डायमेंशन कंटेन करता है। तनाव मतलब क्या होता है, टेंशन। ऊर्जा प्रवणता मतलब एनर्जी ग्रेडियंट। अब आपको मैंने ग्रेडियंट का मतलब पहले भी समझाया था, या प्रवणता का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था। प्रवणता मतलब किसी भी चीज की प्रवणता का मतलब ये होता है कि उसका स्थिति के सापेक्ष अवकलन, उसका स्थिति के सापेक्ष अवकलन, उसे प्रवणता बोलते हैं। सो ये हो जाएगा एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बल की बात करते हो, तो बल बराबर क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब एम एम तो सेम है, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वो भी एक्सेलरेशन है, और ए ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, खैर। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जैसे इनकी डायमेंशन बल की क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू, ऐसे ही बाकी सभी क्वांटिटीज जो मैंने सामने लिखी है उन सब की डायमेंशन भी क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट है दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये सब मैं आपको सीधा बता दे रहा, इन सब की क्वांटिटीज की सेम होती है। बाकी आप लोग निकाल सकते हो दाब का सूत्र लगा के। दाब हमारे पास क्या था, प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, प्रतिबल भी वही चीज कंटेन करता है कि
यूनिट एरिया में लगने वाला फोर्स वो भी प्रतिबल होता है, तो वो भी एक ही बात है, ठीक है ना। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला भी लगभग इसी ऑर्डर में होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वही बात होती है कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, पहले ये समझो। तो आप एक बात समझते हो कि प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति होता है। प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, विकृति। और जब हम प्रतिबल को विकृति के बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, जिसे हम बोलते हैं गामा कांस्टेंट या वाई कांस्टेंट। इस वाई कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, वो बनता है प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति, बस सिंपल सी बात है। सबकी बीमा सेम होती है, मैं इन सबकी बीमा लिख देता, क्या होती है, इन सबकी बीमा एक ही होती है, m1 l-1 t-2। जब आप निकालोगे तो इससे ये निकलेगी। फोर्स की जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक की निकाल के दिखा दूं, m1 l1 t-2 फोर्स की होती है, और एरिया लेंथ की पावर 2 होता है, तो लेंथ की पावर 2 एरिया हो गया। तो इस तरीके से m1 l-1 और t-2 करके ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि बेसिकली इन सभी क्वांटिटीज का क्या बनेगा, एक तरह से यूनिट या डायमेंशन बनेगा। ये जितनी भी क्वांटिटीज लिखी हुई है इन सब का, हाँ ई से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ई से कर सकते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक मतलब यंग इलास्टिसिटी कांस्टेंट जो होता है, उसको आप बिल्कुल ई से कर सकते हो। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, देखो ऊर्जा घनत्व मतलब किसी भी चीज का घनत्व होता है यूनिट आयतन में वो क्वांटिटी कितनी है। किसी भी चीज का घनत्व मतलब क्या होता है कि यूनिट आयतन में वो क्वांटिटी कितनी है। तो ठीक वैसे ही ऊर्जा घनत्व होता है। तो मैं सब क्वांटिटी आपको बता दे रहा कैसी कैसी होती है। तो ऊर्जा घनत्व जो होता है वो ऊर्जा बटा आयतन, इससे डिनोट कर सकते हैं, ऊर्जा बटा आयतन। इसको बना के हम लोग क्या बना सकते हैं, ऊर्जा घनत्व। इसकी भी डायमेंशन आप निकालोगे ना, हाँ वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी इन द यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। तो इसको भी अगर आप लोग निकालते हो आगे जाके, तो इसकी बीमा वही है। कहने का मतलब ये फॉर्मूला कोई भी लगा लो, जो भी आपको फॉर्मूला याद हो, बस आपको इतना याद होना चाहिए किस फॉर्मूले को हम लोग वहां तक लेके जाए जहां तक उसकी एक्चुअल पैरामीटर्स से रिलेशन निकल सके, ठीक है। अब देखो, अगला है कोणीय संवेग व प्लांक नियतांक। इनकी दोनों की बीमा सेम होती है, कोणीय संवेग की और प्लांक नियतांक की। वो देखते हैं कैसे होती है। आप लोग को होमवर्क देता हूं मैं, उसको आप लोग फॉर्मूला निकालना। कोणीय संवेग कहाँ आता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर सूत्र में आता है। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर। वो प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक ई इज इक्वल टू एच न्यू। ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। ई इज इक्वल टू एच न्यू, एल इज इक्वल टू एम बी आर। इन दोनों फॉर्मूले से निकाल के लाओगे तो इसकी दोनों की बीमा सेम आएगी, m1 l2 और t-1। ठीक है, यही निकल के आएगी। अगला है त्वरण, F इज इक्वल टू एम ए या फिर A इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। गुरुत्वीय त्वरण मतलब G, इसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। सबसे इजी फॉर्मूला वही होता है, डी वी अपॉन डी टी भी होता है। G का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, G इज इक्वल टू
Gm/r² होता है। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इन सब का एक ही डायमेंशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, इसको लिख सकते हो आप m1L0T-2। इन सब की जो डायमेंशन होती है, इन सब की डायमेंशन इसी ऑर्डर की होती है, m1L0T-2। आ गई ना? वेरी गुड सोनिया, इसे बोलते हैं होमवर्क, करना चाहिए। ये करोगे तो ही थोड़ी प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला बता दूं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को IG बोलते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला होता है F गुरुत्वीय बल अपॉन m0। जैसे होता है ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे F इज इक्वल टू क्यू भी लिखते हो आप। यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। कौन सा फोर्स? कूलॉम फोर्स। ठीक वैसे ही यूनिट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इकाई द्रव्यमान पर। नहीं, तुम लोग सीख लो सोनिया, तुमको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। फॉर्मूले याद हो गए ना, ऐसे याद मत रखो, तो एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। वहां पर तुम्हें कुछ क्वांटिटीज दिखाई देगी बेटा, है ना, और वो पूछेगा इनमें से किन क्वांटिटीज की विमाएं समान हैं, या विपरीत विमा वाली क्वांटिटी को छांटिए, या कुछ और। तो आपको मेन जो चीज है ना, वो है फॉर्मूला। इसको कराने का सबसे बड़ा पर्पज है कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, बस फॉर्मूले याद हो तो कैसे निकालना है फॉर्मूले से, उसी की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। तो आप लोग को मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना। अगला लिखो, पृष्ठ तनाव। मैं सारी फिजिक्स के फॉर्मूले आपको लिखवा दूंगा इसी में। मुक्त पृष्ठीय ऊर्जा, फ्री सरफेस एनर्जी, मुक्त पृष्ठीय ऊर्जा, ये भी प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा बोलते हैं इसको, प्रति एकांक क्षेत्रफल ऊर्जा। ठीक है, बल प्रवणता, इसे बोलते हैं फ्री सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी, यूनिट सरफेस एनर्जी बोल सकते हैं। और है बल प्रवणता। प्रवणता मतलब समझ गए ना अब तो? प्रवणता का मतलब तो अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, प्रवणता मतलब क्या होता है। स्प्रिंग नियतांक या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, इन सब की सेम होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग नियतांक। तो स्प्रिंग नियतांक जो होता है ना बेटा, देखो ऐसे निकाल सकते हो। आपके पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर जो के है उसी को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग जब समझ जाते हो तो यहाँ से आप के की डायमेंशन निकाल सकते हो। अब आप लोग निकाल लीजिए, के का डायमेंशन हो जाएगा m1L0T-2। अब ऐसे ही कुछ क्वांटिटी और लिखा रहा हूँ, उसकी डायमेंशन आप लोग निकाले, मैं बताऊंगा। गुप्त ऊष्मा एवं गुरुत्वीय विभव।
गुप्त ऊष्मा देखो Q इज इक्वल टू ml ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो L है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन M। और गुरुत्व विभव का फॉर्मूला सिंपल सा होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर, ठीक है, जी एम एम अपॉन आर। यहाँ पर जी गुरुत्वीय नियतांक है, आर जो है आपका, ये तो गुरुत्वीय क्षेत्र की ऊर्जा हो गई, गुरुत्वीय विभव ये नहीं हुआ। गुरुत्वीय विभव का मतलब होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की ऊर्जा बटा इकाई आयतन, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग करते थे ना, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक वही है सेम। इनकी बीमा आप लोग निकालोगे सबकी, और इनकी बीमा निकल के आंसर आना चाहिए आपका m0 L2 और t माइनस। वेरी गुड सोनिया, इसकी बीमा निकालो फटाफट से एक बार तुम। हाँ ये ना, पर लाइव आने की कोशिश किया करो तुम, तो तुम रिकॉर्डिंग तो देख रही हो ना पूरी पूरी, क्यों? रिकॉर्डिंग देख रही हो परफेक्टली? अगला देखो उष्मीय धारिता, नेक्स्ट है उष्मीय धारिता। थर्मल कैपेसिटेंस, इसका बड़ा आसान फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बड़े सवाल आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। डेल्टा क्यू एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले की तरह, जहां पर सी जो है वो स्पेसिफिक हीट कहलाता है। यहाँ पे सी यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट है, गुप्त ऊष्मा, नहीं सॉरी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। दूसरा है बोल्ट्जमान नियतांक, अब ये कहां से निकालोगे बोल्ट्जमान नियतांक बेटा? बोल्ट्जमान नियतांक के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू के बी टी, जहां पर के बी जो है बोल्ट्जमान नियतांक है, और है एंट्रोपी। इन सब की डायमेंशन सेम होती है। एंट्रोपी का फॉर्मूला कहाँ से लाओगे बेटा? एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट अपॉन टेम्परेचर होता है, हीट अपॉन टेम्परेचर, इकाई ताप पर जो ऊष्मा अवग्रहित होती है या जो ऊष्मा ली जाती है वो कहलाती है एंट्रोपी। हाँ ये एम सी डेल्टा टी, उसके ऊपर वाला आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, ये जो ऊपर आई स्क्वायर आर डेल्टा टी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये ना, इससे बड़े सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इन सब की डायमेंशन निकालो। मैं आपको बता दूं ये डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t माइनस टू k माइनस वन, m1 l2 t माइनस टू। देखो ऊर्जा और ऊष्मा एक ही बात है, तो डेल्टा क्यू की डायमेंशन तो क्या हो गई, m1 l2 t माइनस टू, जो कि ऊर्जा की भी होती है, एनर्जी की भी होती है, और इसमें t नीचे की तरफ है इसलिए केल्विन माइनस वन तो आना बनता है, टी नीचे की ओर है इसलिए इसमें केल्विन माइनस वन तो आएगा ही आएगा।
ठीक है, समझ गए? ये एक आसान तरीका है आपके सामने। डर हो गया रुको। अब ठीक है, अब दिख रहा है बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वांटिटीज बताते हैं जो सेम ऊर्जा की है, सेम डायमेंशन की है। हाँ, मैंने तो चार लगा दे, मेरा फोन तुम भी लगा लो चार्ज। ठीक है। हाँ, अगला लिखो, नंबर 11। कार्य मतलब वर्क, बला गुण मतलब टॉर्क, आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा मतलब की पोटेंशियल एनर्जी। लिख लिया? लिखो, नंबर 11। कार्य मतलब वर्क, बला गुण मतलब टॉर्क। देखो कार्य का तो फॉर्मूला आपको याद ही है यार, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, बला गुण मतलब होता है टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये सब आपको पता है। आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा मतलब कि इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। हाफ के टी करके आप निकाल सकते हो, इससे आपका निकल जाएगा। एनर्जी एनर्जी होती है यार, एक ही बात है। देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो कार्य की डायमेंशन है वही ऊर्जा की डायमेंशन होनी चाहिए। और ऊर्जा कोई भी हो, इंटरनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी हो, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब ऊष्मा, एक ही बात है सब, सबकी डायमेंशन सेम ही होती है। ठीक है, तो ये सबकी डायमेंशन सेम होती है। ये वी होता है एम जी एच। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा इस टॉपिक के माध्यम से। गतिज ऊर्जा, सब ऊर्जा एक ही बात है, गतिज ऊर्जा। अब इन फॉर्मूलों से डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए, ये आपका होमवर्क रहता है। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। गतिज ऊर्जा मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और कार्यफलन वो एक ही बात है, कार्य कार्यफलन एक ही बात है। तो ऊर्जा की डायमेंशन रखता है कार्यफलन भी। वर्क फंक्शन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम आता है, वो समझाएंगे आगे क्या होता है, वो डायमेंशन एनर्जी की रखता है, वो है ना। डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट, तो कहाँ लिखा हुआ डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट? मैंने कहाँ लिखा है कि सेम होती है? ऊपर लिखा है कि कहीं पे? नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तुमसे किसने कहा सेम होती है?
डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वेलोसिटी का फर्क आता है, तो सेम कैसे होगी? जब एक वेलोसिटी का फर्क आ रहा है तो वहां डायमेंशन सेम कैसे हो सकती है? तो क्या कहना चाह रही हो तुम? अच्छा ऐसे। हाँ तो फिर तुम्हारी तसल्ली के लिए थी। तो मैंने सोच लो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड में काम करते हैं, बट बहुत कुछ परिवर्तन करने के पश्चात काम करते हैं। ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करते हैं ना वो फॉर्मूले। डायमेंशन सेम नहीं होती, वेलोसिटी का फर्क आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से देख लो कितना फर्क आता है उसमें, आ जाएगा समझ। अगला लिखो आवृत्ति कोणीय वेग और वेग प्रवणता और रेखीय सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, ये सब की डायमेंशन सेम होती है। नंबर 12, आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ठीक है, कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और कोणीय वेग मतलब वही बात है, एक ही बात है, कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति दोनों की डायमेंशन सेम ही होती है, दोनों चीजें भी सेम ही होती है। ठीक है, और वेग प्रवणता वही वेग का एक्स के सापेक्ष। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, इन सब की जो डायमेंशन होती है ना वो एक ही बात है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता मतलब रेडियो एक्टिविटी होता है, और वो एक तरह की फ्रिक्वेंसी होता है रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी, अब इसमें अलग अलग चीजें जैसे आर अपॉन एल हुआ आर एल सर्किट के लिए, 1/RC हुआ आर सी सर्किट के लिए, और 1/√LC हुआ एल सी सर्किट के लिए। तीन तरह के सर्किट होते हैं ये, जिसमें प्रतिघात होता है सी और एल के लिए, और प्रतिरोध होता है आर के लिए। ठीक है, एक है कुंडली, एक है संधारित्र मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर, और एक है रेजिस्टेंस। तो तीन सर्किट में लगते हैं तो तीन तरह के कॉम्बिनेशन ये देते हैं, और एक लास्ट कॉम्बिनेशन होता है आरएलसी सर्किट, वो बाद में बताएंगे आपको। पर हाँ फिलहाल इतने कॉम्बिनेशन जो है उसका करने के बाद आप ये बात बोल सकते हो कि ये सब किसकी डायमेंशन करते हैं? ओमेगा की। और इन सभी की डायमेंशन जो होती है वो होती है m1 L0 T-1। आ गई बात समझ में? m1 सॉरी m0 L0 T-1, बिकॉज फ्रिक्वेंसी होता क्या है अल्टीमेटली 1/टाइम ही तो होता है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? 1/टाइम होता है, दैट्स इट। ठीक है, अगली क्वांटिटी पावर, और पावर भी अलग अलग तरह की होती है, देखते हैं आपको दिखाते हैं कितनी तरह की पावर होती है।
पावर कोई भी हो, भले ही एनर्जी अपॉन टाइम हो, या फिर v मल्टीप्लाई विद द आई हो, या फिर आई स्क्वायर आर हो, या फिर v स्क्वायर अपॉन आर हो, तो पावर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो m1l2 t-3 ये डायमेंशन कंटेन करता है। तो एक तो इस तरह का प्रश्न बनता है कि आपको कोई क्वांटिटी दे देगा, पूछेगा डायमेंशन क्या है, या फिर आपको ऑप्शंस दे देगा इनमें से कौन सा ऑप्शन बाकी सभी ऑप्शन से मैच नहीं करता, तो आपको हर ऑप्शन की डायमेंशन निकालनी है, चेक करना है कि किस ऑप्शन की डायमेंशन मिसमैच कर दी है। तो सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटीज का भी आपको सवाल आ सकता है। अब अगला किस तरह का सवाल आता है, संबंध बिठाने वाला। नंबर दूसरा, यदि किसी दिए हुए भौतिक संबंध का आपको जांच करनी हो, ये तो पहला हो गया। अब दूसरे तरीका का हम लोग समझते हैं क्या होता है, सेकंड टाइप का सवाल, किसी दिए हुए भौतिक संबंध की विमीय सत्यता जांचने के लिए यदि एक दिए हुए संबंध में यदि एक दिए हुए संबंध में दोनों पक्षों के पदों की विमा समान हो, तो दोनों पक्षों के पदों की विमा समान हो, तो यह संबंध विमीय रूप से सही होगा। यह संबंध विमीय रूप से सही होगा। यह विमीय संबंधता का नियम कहलाता है। समझाते हैं कैसे। यह विमीय संबंधता का समझो। एक्चुअली क्या है, आपको बोले कि भैया व्हाइट पेन से लिख रहा हूँ ना, व्हाइट पेन में दिक्कत आ रही है क्योंकि व्हाइट पेन तो ब्लैक पेन से चलता है ना। जहां तक मैं समझता हूँ व्हाइट पेन बढ़िया है, ब्लैक बैकग्राउंड पे बढ़िया चलता है। बोलो, येलो वाला इतना खास नहीं चलेगा, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अपन आगे देख लेंगे येलो वाले से। तो मेरी बात समझ गए तुम लोग। दो, अगर कोई तुमसे बोले कि यार एक तरफ कुछ क्वांटिटी लिखिए, दूसरी तरफ कुछ क्वांटिटी लिखिए, तो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो विमीय रूप से दोनों बराबर होनी चाहिए। समझाते हैं कैसे, एक सवाल करो, क्वेश्चन करके समझ में आएगा। लिखो,
एक सरल लोलक के लिए एक सरल लोलक के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी की विमीय विश्लेषण विधि द्वारा की विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करो। इसका मतलब क्या हुआ, जो टी टेंशन की विमा है, जो टी टेंशन की विमा है वो इधर की तरफ आरएचएस में जो क्वांटिटीज लिखी है उनके बराबर होनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है, टेंशन की विमा बल की विमा के बराबर होती है, ये बात तो सही है, चलो चेक कर लेते हैं। और बल की विमा ऐसे करते हैं, देखो टेंशन मतलब होता है तनाव, तनाव मतलब होता है बल, ठीक है। तो m0 आपको चाहोगे मैं दिखाता हूँ, आपको लोग शायद पता नहीं होगा। तनाव और बल एक ही बात है, तनाव और बल की वहाँ सेम ही होती है, मैंने लिखाया होगा कहीं ना कहीं, तनाव और बल मैंने लिखाया होगा कहीं, अभी कहाँ लिखा है यार, कहाँ चला गया, ये रहा बल, ये रहा बल, तनाव, एक ही बात है ना। M1 L1 T माइनस टू एक ही विमा होती है उनकी, है ना। सो M1 L1 T माइनस टू करके एक बीमा होती है, M1 L1 T माइनस टू, ये एक बीमा हो गई। हमको ये देखना है कि इधर 2 पाई की तो कोई बीमा होती नहीं है, छोड़ो इसको। L की बीमा होती है L1, और G एक तरह से क्या है तुम्हारे पास, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण की बीमा क्या होती है, M0 L1, अच्छा ये समय है, ये बल नहीं है, अरे यार गलत कर दिया, ये तनाव नहीं है, इस सवाल में दे रखा है ये समय है, तनाव जैसा दिख रहा है, ये है आवर्तकाल। आवर्तकाल दिया हुआ है, मैंने भी पढ़ा है ना। आवर्तकाल मतलब समय होता है बेटा, तो समय की बीमा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, T1 होती है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आवर्तकाल दिया हुआ है ना, तो आवर्तकाल के लिए तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये एक समय की बीमा है और ये समय की आनी चाहिए। तो ये M0 L0 T1, यहाँ पर M0 L1 T माइनस टू होती है, L1 से L1 कट गया, तो ये कितना हो गया, T2 हो गया, और ये बाहर निकला तो T1 अकेला हो जाएगा। तो ये लो, सत्यता की जांच हमने कर ली। इस तरीके से हम सत्यता की जांच आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल डायमेंशन मैच, यही तो पहली शर्त थी। कोई भी फॉर्मूला जब डिजाइन किया जाता है, कोई भी फॉर्मूला जब डिजाइन किया जाता है, तो उस स्थिति में सबसे बेसिक रूल ये है उस फॉर्मूले के डिजाइन करने का कि वो डायमेंशन मैच करनी चाहिए, तभी जाके उस फॉर्मूले को डिजाइन करना। अब आपको एक बड़े काम की चीज दिखाता हूँ मैं, जो आपको डायमेंशन सोल्व करने में बड़ा काम आएगी, वो चीज है ना। सो यू नीड दैट थिंग, जो डायमेंशन सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। क्या चीज है वो समझते हैं, नोट डालो।
आप चाहो तो ऐसे हिंदी में लिख सकते हो नोट को। डायमेंशन सॉल्व करने के लिए ये बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका ही है। ये हमने खुद ने बनाई है ट्रिक। तो ये क्या है कि जल्दी काम करती है। डायमेंशन सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक डायमेंशन होते हैं। जैसे मान लो फोर्स है, ये आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। वोल्टेज है, डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। या विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ऐसी डायमेंशन है जो डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत जगह काम आती है। बहुत सारे फॉर्मूले में ये चीजें काम आती है। इसलिए इनके डायरेक्ट डायमेंशन याद होनी चाहिए। का उपयोग करो का उपयोग करो, ये मैंने बनाई है ट्रिक, ताकि आसान हो जाए। ये वेग लिखो यहाँ पे, ये वेग है। विभवांतर और पोटेंशियल एक ही बात है, इसको वेग लिखो। वेलोसिटी है ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमसे बोलूं कि यार सी का डायमेंशन बताओ, तो सी का डायमेंशन क्या होता है? 3/2 RT होता है। सी मतलब स्पेसिफिक हीट। अब तुम अगर निकालने बैठ गए ना सी का डायमेंशन 3/2 R/T फॉर्मूले से, तो तुम सोचते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा, 1 मिनट भी नहीं मिलता सोल्व करने के लिए। तो फिर तुम सोचो 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 सोचो, क्या करें, कैसे निकालें इसकी डायमेंशन। तो इसका एक और फॉर्मूला याद रखो कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि एनर्जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। एनर्जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3/2 R होता है, सॉरी इसका 3/2 RT नहीं होता। तो आर का डायमेंशन तुमको याद रखना रखना पड़ेगा, इसलिए इससे अच्छा है कि ये एनर्जी का डायमेंशन याद रखो। टेम्परेचर का तो आपको आता है, ये डायमेंशन याद रखना। विभवांतर मतलब एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो फिजिक्स में अगर कोई डायमेंशन सोल्व करने को आ जाए तो कोशिश किया करो कि इन क्वांटिटीज के रूप में फॉर्मूले इजाद हो सके, क्योंकि फिजिक्स के ज्यादातर फॉर्मूले इन्हीं क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये बहुत बेसिक क्वांटिटीज है। ठीक है। अब तीसरे प्रकार का प्रश्न बनता है, वो और लिख लेते हैं कि संबंध कैसे ज्ञात करते हैं अलग अलग। ये तो आपने डायमेंशन चेक करने का सीख लिया कि दो क्वांटिटीज में डायमेंशन चेक कैसे करते हैं। अब अगला सीखो विभिन्न भौतिक राशियों के बीच विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए संबंध ज्ञात करने के लिए विमीय संबंधता का उपयोग कर भौतिक राशियों के मध्य नए संबंध ज्ञात किए जा सकते हैं। भौतिक नए संबंध ज्ञात
समझना कैसे, सवाल लिखते हैं, इससे सामने आएगा तुम्हारे। इसमें एक लाइन लिख लो, यदि निर्भर करने वाली राशियां ज्ञात हो, मतलब जो भौतिक राशि बाकी राशियों पर डिपेंड कर रही है ना, उनका डायमेंशन याद होना चाहिए आपको। यदि निर्भर करने वाली राशियां ज्ञात हो, ठीक है। चलो सवाल करके देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। माध्यम में ध्वनि की चाल velocity of sound in a medium माध्यम में ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता नियतांक जिसको बेसिकली तुम लोग ई बोल देते हो या गामा बोलते हो, तो यंग प्रत्यास्था होता है, गामा प्रत्यास्था तो ई बोलते हैं, तथा घनत्व रो के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। अब भैया तुम्हें अगर याद है क्वांटिटीज की विमाएं, तो तुम संबंध ज्ञात कर सकते हो आराम से। संबंध ज्ञात करने बड़ी बात नहीं है, सारी डायमेंशन याद हो तो आराम से संबंध ज्ञात किया जा सकता है। बस राशियां आपको पता है कि ये राशि इस पर डिपेंड है, वो राशि उस पर डिपेंड है, तो किस प्रकार डिपेंड है, हाउ मच दे डिपेंडेंट ऑन दैट क्वांटिटीज, ठीक है। हाउ मच मतलब what part of E depend on the V, what part of rho depend on the V, something like that। तो आप वो पार्ट लिख लीजिए कि भैया वो पावर लिख लीजिए। घनत्व रो के मध्य ज्ञात कीजिए, घनत्व रो के मध्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जो चाल है ना, बड़ी चाल चलती है, पहले के सास बहू के सीरियल में चाल बहुत चलते थे। तो जो चाल चलते हैं ना, ये चाल डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रत्यास्थता गुणांक के ऊपर, मतलब ई के ऊपर किस प्रकार डिपेंड करती है। हम मान लेते हैं ए पावर पर डिपेंड करती है, या डेंसिटी के ऊपर मान लेते हैं बी पावर पर डिपेंड करती है, ऐसा कुछ। तो जो चाल है, मान लो वो ए कांस्टेंट है कोई, डिपेंड कर रही है तो हम पावर लगाते हैं। अब पावर कितनी निकलती है वो देखना पड़ेगा ना आपको। अब चाल, अब जैसे आपको सबकी मैं बता रहा हूँ, जैसे वी है, वी चाल है, वेलोसिटी है, तो इसकी वीमा क्या होती है, m0 L1 t-1। अब तुमसे बोले एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, सॉरी प्रत्यास्थता नियतांक, एनर्जी नहीं प्रत्यास्थता नियतांक। तो प्रत्यास्थता नियतांक की डायमेंशन तुमको लिखाई है मैंने, कितनी होती है, m1 L-1 और t-2। ऐसे ही तुमको लिखा है मैंने घनत्व, खैर घनत्व सिंपल है, 1/वॉल्यूम होता है घनत्व, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये हो गया वॉल्यूम। अब आप इसमें रख दो, तो यहाँ पर v का डायमेंशन जो भी है, जैसे मान लेते हैं v का डायमेंशन होता है m0 L1 t-1। यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन होता नहीं उसका। e जो है वो मान लेते हैं m1 L-1 और t-2 हो गया, इसकी पावर a लगा देते हैं हम लोग, और रो जो है वो हो जाएगा m1 L-3 t0 की पावर b। अब कुछ नहीं करना, केवल कंपेयर करना है। जैसे m की पावर 0 है, यहाँ पर m की पावर a है, और यहाँ पर m की पावर b है, तो गुणा में खाते जुड़ती है। अब
m1 और ma और mb जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ m की पावर 0 है, l की पावर 1 है, t की पावर -1 है, तो m की पावर a और वहां पर b है तो a प्लस b हो जाएगा, l की पावर -a है और साथ में माइनस का 3 भी है क्योंकि 3 के पावर भी लग जाएगी, और t की पावर माइनस का 2a है। अरे तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको कंपेयर कर लो, पावर्स को, पावर कंपेयर करोगे तो a प्लस बी बराबर 0, m की पावर, l की पावर कंपेयर करो तो कितना हो जाएगा, -a माइनस 3b बराबर 1, और t की पावर कंपेयर कर लो तो -1 बराबर -2 है। तो इससे तुम्हारा a b c नहीं निकलेगा, a का वैल्यू आएगा तुम्हारा 1/2, निकाल लेना, सिंपल सिंपल इक्वेशन है। b का वैल्यू आएगा -1/2, बस तुम्हें ए और बी निकाल दी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार किस प्रकार डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन ए एंड ई टू द पावर 1/2, दैट इज ए, रो टू द पावर -1/2, माइनस मतलब कि वो नीचे चला जाएगा वो, सो इट शुड बी ए रूट ऑफ ई अपॉन, बस ऐसे संबंध निकाल सकते हो। तो पावर जो होती है ना, इतनी काम आती है कि आप एक नया फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो। बताओ, ये किया क्या मैंने, ये मैंने फॉर्मूला डिजाइन किया है। मैंने क्या किया है, मैंने ये एक फॉर्मूला ही तो डिजाइन किया है संबंध निकाल के। मुझे क्या पता था कि v इज इक्वल टू किस पावर में e होता है और किस पावर में रो होता है, आई डोंट नो, मैंने बना दिया फॉर्मूला, क्योंकि हम पता है कि डायमेंशन सेम होने चाहिए। ऐसे ही मैं आपको कुछ और फॉर्मूले स्टैब्लिश करने को दे रहा हूँ, आप घर पे होमवर्क करके लाइएगा कि कैसे कैसे वो उस पर डिपेंड करती है। ये आपका होमवर्क है। पहला है, एक फॉर्मूला बनाओ, ओमेगा मतलब कोणीय वेग, ये तो हो गया तुम्हारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 आप लोग करके लाएंगे। कोणीय वेग ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन टू द पावर ए, और एल मतलब लेंथ टू द पावर बी। ये आप डिजाइन करके लाएंगे, ठीक है। जैसे इसका आंसर आएगा, आप लोग करके लाना, बट इसका आंसर बता रहा हूँ। ये कोई कांस्टेंट है ए, आप लोगों ने खैर ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कुछ हद तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरा डिजाइन करना, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के टू द पावर ए एम टू द पावर बी, ये भी आपका होमवर्क है। प्रोपोर्शनल टू के मतलब वही, देखो जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एल लेंथ है, ओमेगा वही बात है, एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब कोणीय वेग, के फोर्स कांस्टेंट है, बल नियतांक, अरे वही वाला है यार, जहाँ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स में जो किया था वही है, और M मास है, मतलब द्रव्यमान, और इसका आंसर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ए रूट के अपॉन एम। ये आप लोग डिजाइन करके लाएंगे कल। आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है जो आप लोग ना कर पाओ। एक और सवाल करके ला रहा, एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको,
आपको ये बताना है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा अगर मैं उसके सामने कोई क्वांटिटी लिखूं तो। लिखो सवाल। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं, और हाँ अभी क्लास के बाद सोनिया और स्वर्णा तुम दोनों मीटिंग करोगे मेरे से, ठीक है ना? तो सोनिया और स्वर्णा तुम मुझे लिंक शेयर करना ग्रुप उसका, फिर हम लोग मीटिंग करते हैं। हाँ लिखो सवाल लिखो। क्वेश्चन 4, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं एम ए एल बी टी सी से सूचित की गई है तो। हाँ तुम खाना खा लो, उसके बाद फिर मुझे बता देना कि तुम रेडी हो मीटिंग के लिए, मुझे लिंक शेयर कर देना बाद में। अरे हिना, कुछ है रिसर्च की बात है, देयर समथिंग रिलेटेड टू द रिसर्च, कोई बात नहीं। हाँ तुम लोग लिखो, यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं एम ए एल बी टी सी से सूचित की गई है तो। से सूचित की गई है तो। से सूचित की गई है तो नंबर 1, से सूचित की गई है तो ए बी सी के मान क्या होंगे? ए बी सी के मान क्या होंगे यदि राशि बल हो, नंबर 2 दाब हो, नंबर 3 वेग हो, और नंबर 4 त्वरण हो। तो ये भी आप होमवर्क करके लाएंगे। राशि अगर इस प्रकार से हो तो फिर क्या हो सकता है? ठीक है बच्चों, तो ये कल करके लाना, कल क्लास हम लोग लेंगे सेम टाइम पे। और दूसरी बात याद रखना, कंजूसी मत करना पढ़ाई लिखाई में, ठीक है? वो तुम्हारा खत्म हो जाए 1 मंथ वाला तो सब्सक्रिप्शन ले लेना, वरना क्लासेस छूट जाएगी। ठीक है, ऐसे कंजूसी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी पढ़ाई में भी और पैसे में भी। इसीलिए जिसको सीरियसनेस है कि भैया गवर्नमेंट जॉब लगनी ही है, वो सीरियस तरीके से 1 साल के अंदर अंदर अपनी पढ़ाई कर लो। इस 1 साल में गारंटी देता हूँ कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लगी जाएगी। इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है और मैं आपको हर गवर्नमेंट जॉब के बारे में सूचित करता रहूँगा। तो पढ़ाई डेली होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए, विदाउट एनी कंजूसी। ठीक है ना? कंजूसी ना करें कृपया करके। क्लियर? चलो, थैंक यू, बाय बाय।